निकले, देश के लिए वोट करें, क्योंकि राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, राष्ट्र हित सर्वोपरि है और देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। हम वोट करेंगे तो लोकतंत्र बचेगा, हम वोट करेंगे तो देश बचेगा, हम वोट करेंगे तो हमें अपने अधिकार भी मिलेंगे। हम वोट करेंगे तो जो हम चाहते हैं, देश में बेरोजगारी खत्म हो, गरीबी खत्म हो, महंगाई खत्म हो, देश में आर्थिक समृद्धि हो, सामाजिक समरसता हो, भेदभाव मिटे, सारा देश परम वैभवशाली बने। हम एक तरफ भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना देखते हैं कि भारत आने वाले 15-20 सालों में विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक महाशक्ति बने। तो तभी बनेगी जब हम एकजुट होकर के देश के लिए वोट करेंगे, अच्छे लोगों के लिए वोट करेंगे, अच्छी पार्टी के लिए वोट करेंगे। तो निश्चित रूप से यह देश, जिसमें बहुत बड़ा सामर्थ्य है, जो दुनिया का सबसे युवा देश है, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अब उसके लोग जब वोट के लिए, मैंने तो कई बार कहा कि वोट देना ये अनिवार्य, इसके लिए कानून बनना चाहिए, लेकिन चलो कानून तो नहीं बना, लेकिन अनिवार्य रूप से लोग घरों से जरूर बाहर निकलें। मैं रात को 3 बजे पहुंचा था, क्योंकि बाहर था। सुबह योग करवा के आया 5 बजे से, और बिना नाश्ता किए वोट करने निकला हूं। तो मोदी जी ने कहा था पहले मतदान बाद में जलपान, तो जलपान तो देखी जाएगी, वोट जरूर करना। ओवैसी कह रहे हैं कि आप वोट देने जाएं तो बुर्का हिजाब पहन कर जाएं, ऐसे में आप क्या कहेंगे? देखिए, देश बहुत आगे निकल चुका है। ओवैसी साहब जो है ना, 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। कोई हिजाब पहने या ना पहने, कोई टोपी पहने या ना पहने, कोई चोटी जनेऊ पहने तो बहुत अच्छी बात है, पहने या ना पहने, दाढ़ी मूछ रखे या दाढ़ी मूछ कटवा ले, लेकिन देश को ना कटने दे, देश को ना बिकने दे। देश आगे है ना, ये छोटी छोटी बातें हैं। हिजाब कभी भी इलेक्शन का मुद्दा नहीं हो सकता, और तमाम तरह के सांप्रदायिक मुद्दे हैं, धार्मिक मुद्दे हैं, लेकिन देश सबसे बड़ा है, इसलिए देश के लिए वोट करें। बाकी भाई सभी आगे बढ़े, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, सारा देश तभी आगे बढ़ेगा ना जब देश का लोकतंत्र मजबूत होगा और एक समता मूलक समाज की प्रतिष्ठा होगी। जिस तो गुरु बाबा रामदेव को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ कहा कि हिजाब कभी भी चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता है, देश को आगे बढ़ाना है और बढ़ चढ़कर इस मतदान के उत्सव में हिस्सा लेना है। ये तस्वीर हम देख पा रहे हैं, सीएम पुष्कर धामी वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। बहुत अहम तस्वीर। इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में सीएम पुष्कर धामी को आप देख सकते हैं अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए पहुंचे हैं। इससे पहले घर पर पूजा पाठ की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। पूजा पाठ करने के बाद अब वो पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए पहुंच चुके हैं। और इन सब के बीच ये खास तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, जिसके सामने बड़ी चुनौती। इस बार चुनाव से ठीक पहले उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, बहुत कम समय मिला बतौर मुख्यमंत्री काम करने का, लेकिन उनका यह कहना है कि जितना समय मिला उतने समय में उन्होंने पहाड़ की जनता के लिए विकास की तमाम योजनाएं चलाई और उसी के आधार पर लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। फिलहाल अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए इस वक्त सीएम पुष्कर धामी पोलिंग बूथ पर पहुंचे हुए। बहुत महत्वपूर्ण सीटों में एक सीट है खटीमा की अमित यहाँ पर, और ये तस्वीरें भी दिखाते हुए देखिए अपनी नीली स्याही लगी हुई उंगली भी दिखा रहे हैं, जिसमें वोट दे चुके हैं। पूजा पाठ करते हुए तस्वीरें आई थी, जिसके बाद अब ये आए हैं पोलिंग बूथ पर वोट देने के लिए। इसके अलावा खटीमा के अलावा और भी ऐसी बहुत खास सीटें हैं जिन पर तमाम निगाहें टिकी रहने वाली हैं। कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का भी दावा है कि बीजेपी कांग्रेस को कांटे की टक्कर वो दे रही है और हो सकता है कि इस बार एक बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आ जाए। ये आम आदमी पार्टी का दावा है। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने पुष्कर सिंह धामी की, जो कि इस समय पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं और वोट दे चुके हैं। 70 सीटों पर ठीक 8 बजे वोटिंग शुरू हुई थी, जिसके बाद की हर अपडेट, हर तस्वीर हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी के घर से भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, जहां पर उन्होंने अपनी माता का आशीर्वाद लिया, पूजा पाठ किया। हरिद्वार में साधु संत भी मतदान में बड़ी तादाद में उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं। ये इमोशंस की बात जो हो रही थी, हमने उसी पर आपको एक खबर दिखाई। मतदान की चाक चौबंद व्यवस्था है, जगह जगह पुलिस तैनात है, तो उत्साह नीलू फिर ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर रहा है। और हम बार बार अपने राइट्स की बात करते हैं, ड्यूटीज जब हम नहीं समझेंगे तो ये स्लो नजर आएगा।
बिल्कुल, तो कहा जा सकता है कि हम तो बार बार यही अपील कर रहे हैं कि आप तुरंत जाइए, वोट करिए, आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है। और कैलाशानंद महाराज ने भी मतदान किया है। हरिद्वार सीट पर कैलाशानंद महाराज ने मतदान किया। तस्वीरें उस वक्त की दिखा रहे हैं जब कैलाशानंद जी अपना वोट डालने के लिए पहुंचे थे मतदान केंद्र पर और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। महाराज ने भी अपना जो वोट है यानी अपने वोट को महत्वपूर्ण मानते हुए उन्होंने मतदान किया है। तो बिल्कुल लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, मतदान की अपील तो हो ही रही है। लोग परिवर्तन के लिए वोट करने जा रहे हैं। जनता ने परिवर्तन का मानस बना लिया है, कांग्रेस को उसका लाभ मिलने जा रहा है। लोग 5 साल के भाजपा के कुशासन से बहुत तिक्त आ गए हैं और लोगों के स्वाभिमान पर, उत्तराखंड के स्वाभिमान पर चोट पहुंची है। उत्तराखंड आहत है। वो इस समय उस क्षण का इंतज़ार कर रहा था जब वो भाजपा से मुक्ति पा सके और आज भाजपा से मुक्ति का दिन भी है। ये गुलाबी वैलेंटाइन डे है और मैं वैलेंटाइन डे की सबको बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन वो नौजवान जिसके गुलाबी सपनों को इस भाजपा ने कुचला है, बेरोजगारी चरम पर है, पद खाली पड़े हुए हैं, उनको भरा नहीं है, वो सारा युवा जो है वैलेंटाइन डे में एक ही सौगंध लेकर के निकला है कि तुमने हमारे जीवन के अरमानों को हमारे पंखों की उड़ान को तोड़ा है और हम तुम्हारे सपनों को तोड़ेंगे। वो भाजपा के खिलाफ वोट करने जा रहा है। सर, लेकिन बीजेपी ने युवा मुख्यमंत्री का नारा दिया है। हाँ, लोग कह रहे हैं कि यदि ये आज तक कहाँ था ये युवा मुख्यमंत्री जिसको तुमने राज्य बनाने लायक नहीं समझा और राज्य मंत्री बनाने लायक भी नहीं समझा। और लोग ये भी कह रहे हैं कि हमको ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो 2014-13 के ध्वंस उत्तराखंड का पुनर्निर्माण कर सकता है, जो जन कल्याण की योजनाएं बना सकता है, जो रोजगार सृजन कर सकता है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम कर सकता है। हमको खनन प्रेमी मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो नदी नाले गाड़ गधेरे सब खोद डाले। और लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं यदि कहीं इसको 2-1 साल पहले ले आए होते तो हमारे खेतों की मिट्टी भी बेच डालता। तो आप कह रहे हैं अनुभवी मुख्यमंत्री चाहिए, एक तरह आप अपने लिए इशारा कर रहे हैं क्या? मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ। सत्य जो है सत्य है। 2014, 15, 16 में ध्वंस से विध्वंस से जो है निर्माण की तरफ ले जाने वाला अनुभव चाहिए। और राज्य की अर्थव्यवस्था आज भी चौपट है, आज भी बर्बादी के कगार पर राज्य खड़ा है। तो इसमें वो हाथ चाहिए जो अर्थव्यवस्था को संवार सके और लोगों के सपनों को जो है परवान चढ़ा सके, आगे बढ़ा सके। लेकिन 60 पार के नारा लोग, जनता सड़क में खड़ा व्यक्ति बताता है कि आपके करेंगे तुमको तड़ी पार। प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंची तो प्रियंका गांधी कोई डिफरेंस क्रिएट कर पाई क्या? कांग्रेस के लिए माहौल बना पाई? बिल्कुल कर पाई। एक बड़ा जोश उनके आगमन के बाद लोगों में पैदा हुआ। जो परिवर्तन की लहर थी वो और गहरी हुई और प्रभावी। सर, एक और बात बता दीजिए कि कांग्रेस ने तो यहाँ पर सीएम का फेस डिक्लेयर नहीं किया, अब सीएम बनेगा कौन? अगर आप कह रहे हैं कि बहुमत आपका आएगा तो बनेगा कौन, ये तो बता दीजिए। दुल्हन वही जो पिया मन भावे। कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत ये हमसे बात कर रहे थे और उनका अपने एक अलग अंदाज है युवाओं को बुलाने के लिए मतदान तक। वो कह रहे हैं कि भाई आप वैलेंटाइन है लेकिन आप वैलेंटाइन और दोनों के बीच में मुकाबला काफी कड़ा है। और जो स्पेशलिस्ट हैं वो ये भी कह रहे हैं कि एक निर्दलीय भी इस सीट से खड़ा हो गया है, तो ये मुकाबला त्रिकोणीय बन गया है। लौटेंगे आपके पास। देखिए, देवभूमि की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो चली है क्योंकि जहां पर एक तरफ कांग्रेस की ओर से सबसे वरिष्ठ अगर नेता की बात की जाए, अनुभवी नेता की बात की जाए तो हरीश रावत मैदान में है, तो वही युवा चेहरे के तौर पर पुष्कर धामी। मुकाबला बेहद दिलचस्प है और यही वजह है कि पुष्कर धामी आज अपनी माँ और अपनी पत्नी के साथ, पूरे परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे थे। उसके पहले उन्होंने पूजा अर्चना भी की और ये कहा कि जो बीजेपी सरकार ने कामकाज किए हैं उसके आधार पर वो लोगों से वोट मांग रहे हैं और उन्हें इस बात की उम्मीद है कि किस तरीके से उनको जनता का साथ मिलेगा, इसको लेकर आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। वो खटीमा के एक बूथ पर मैं मौजूद हूं, पोलिंग बूथ पर। देखिए नजारा यहाँ पर क्या है। कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हुए यहाँ पर लोगों को देखिए सैनिटाइजर दिया जा रहा है, जो महिलाएं लाइन में लगने के लिए आ रही हुई है। और ये लाइन आपको सिर्फ एक नहीं बल्कि कई जगह पे दिखाई देगी। 774 पूरे के पूरे मतदान केंद्र बनाए गए हैं खटीमा पर। खटीमा हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि यहां से मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी विधायक है और इसी सीट से तीसरी बार मैदान में है वो। तो क्या जीत के हैट्रिक लगाएंगे, ये सवाल बहुत बड़ा है। हमारे साथ यहाँ पे कमलेश जुड़ गए बात करने के लिए, जो खुद अपना मतदान करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे और वोट डालने के बाद इस तस्वीर के जरिए संदेश देना चाहते कि कैसे लोग अपने काम के साथ साथ मतदान भी करें। पुष्कर सिंह धामी ने भी सुबह सुबह ये ऐलान किया और ये लोगों से कहा कि भाई पहले मतदान फिर जलपान। कमलेश, इस बार हम जो लाइनें देख रहे हैं, आपने 17 के चुनाव में भी देखा होगा कि जो रुझान है पहाड़ पर या जो वोटर्स जिस तरीके से निकल रहे हैं, अब तक की तस्वीर क्या बयां करती है? वोटिंग परसेंटेज क्या बढ़ेगा इस बार? क्या जो रुझान दिखाई दे रहा है, जो वोटिंग परसेंटेज सेटिस्फैक्टरी अभी तक का?
देखिए, निश्चित तौर से इस बार लगता है कि 2012 में और 17 की अपेक्षा 2022 में वोटिंग रुझान यहाँ पर बढ़ेगा। इसका एक बड़ा कारण है कि खटीमा से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर हैं, साथ में कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो भुवन कापड़ी हैं जो पिछली बार उनसे हार हैं। लेकिन यहाँ का जो खटीमा का जो वोट बैंक है या पिछली बार के जो समीकरण बताते हैं, अगर मैं 12 की बात करूँ तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखने को मिला था। निर्दलीय जनजातीय रमेश राणा यहाँ पर 13,000 वोटों के साथ में तीसरे नंबर पर। ठीक है नामिका, वैसे सारे समीकरण आप समझिएगा कमलेश से, लेकिन थोड़ा वोटर से बातचीत करिए। आप उनसे समझिए कि सीएम पुष्कर धामी के कामकाज को लोग कैसे देख रहे हैं, साथ ही बतौर विधायक उनके कामकाज को कैसे देख रहे हैं और किन बातों को लेकर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। थोड़ा बातचीत करिए वोटर से। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हर अगर सीट की बात की जाए तो मुद्दे अलग अलग है, लेकिन पहाड़ को लेकर के पलायन, रोजगार और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि जिस तरीके से जो नौजवान है वो बेरोजगारी से को सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं। आप बताइए, वोट डालने के लिए आए हुए हैं, आपके क्या मुद्दे हैं आज के वोट डालने के लिए? मैं नहीं बोल सकता हूँ, थोड़ा आप बताइए, आप तो नौजवान हैं, वोट डालने पहली बार आए हुए हैं? जी पहली बार। पहली बार, अच्छा। तो ये फर्स्ट टाइमर वोटर हैं, आपके क्या मुद्दे हैं वोट डालने के लिए? जी वोट डालेंगे, जो सरकार आएगी उससे वही उम्मीद की जा सकती है जो हमें जॉब दिला सके और जो हमारे कार्य हमारे एरिया का विकास कर सके। किस पार्टी ने ज्यादा काम किया है नजर आता है आपको? पार्टी का काम क्या, सभी एक ही जैसे हैं, कोई करता है कोई नहीं करता है। ठीक है, आप बताइए भाई साहब, किस मुद्दों के आधार पर आप वोट डालने के लिए आज आए हैं? यही कि जो सरकार आएगी और हमें जो है दिलासा दिलाएगी, नए नए काम करेगी, बस यही। सरकार के कामकाज का आकलन भी लोग कर रहे हैं 5 साल के बाद। आप कैसे आकलन करेंगे पुष्कर सिंह धामी के कामकाज का? चूंकि खटीमा सीट है, यहाँ से मुख्यमंत्री भी हैं, वो इस बार फिर मैदान में है, उनके कामकाज को लेकर क्या कहेंगे? यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो काम करें इस मतलब क्षेत्र में। आप बताइए भाई साहब, आपका आधार क्या है वोट डालने का? हमारा आधार यह है सर, हमें सबसे पहले हमारे लिए हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है। जो राष्ट्र हित में बात करेगा और हमारे सनातन धर्म की बात करेगा, हमारी सेना के बारे में, मैं खुद सेना से एक सैनिक हूँ मैं, जो मेरी सेना के बारे में आज जो सम्मान हमारे को आज वर्तमान में मिल रहा है, ऐसा सम्मान हमें कहीं नहीं मिला। हमें वो उसको वोट करेंगे जो हमारे सेना को सम्मान दे सके और जो हमारी सेना की बात करे, जो देश के हित के लिए बात करे, हम उसको वोट देंगे। तो जो देश के हित की बात करेगा, सेना के सम्मान की बात करेगा, उसको वोट डालने की बात कर रहे हैं। आप बताइए भाई साहब, आप लोगों का क्या आधार है वोट डालने का? हमें वोट डालने के है, हमें मोदी जी ने बहुत अच्छा सुविधा दी। भगवान से खास क्या गुजारिश होगी आपकी? नहीं, भगवान से रोज ही प्रार्थना करते हैं, रोज ही पूजा करते हैं कि हर दिन अच्छा जाए, सभी के लिए अच्छा जाए, जो भी काम हमने ले रखे हैं वो सारे काम पूरे हों और जिस काम में लगे हैं उसमें सफलता मिले। भगवान सारी विघ्न बाधाओं को दूर करे। अब की बार 60 पार का नारा जो दे रहे हैं आप, आज तो मतदान का दिन है और जिस तरीके से आपने प्रचार किया है, अब 5 महीने प्रचार किया आपने विकास के नाम पर, आखिरी हफ्ते में आ गया यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके क्या मायने? नहीं, हमने विकास के बात भी की है, लेकिन उत्तराखंड के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत जरूरी है, देवभूमि के लिए जरूरी है और देवभूमि सुरक्षित रहनी चाहिए, संरक्षित रहनी चाहिए, यहाँ की सीमाएं सुरक्षित रहनी चाहिए क्योंकि हम दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं, सैनिक बाहुल्य है हमारा, ये देवभूमि कहा जाता है। इसलिए हमने तय किया है, हमने संकल्प लिया है कि हम नई सरकार के गठन होते ही तत्काल जो है एक विधि विशेषज्ञों की, प्रबुद्ध जनों की, हमारे जो है जो विधि के ज्ञाता हैं, उन सभी को लेकर, स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी को लेकर एक कमेटी बनाएंगे और कमेटी जो है एक ड्राफ्ट तैयार करेगी। ड्राफ्ट तैयार होते ही हम जो है उसको लागू करेंगे। प्रियंका गांधी ने इस पे जवाब दिया, कहा कि पुष्कर धामी इस पे बात क्यों नहीं करते, रोजगार को लेके, बेरोजगारी को लेकर, पलायन को लेके, यूनिफॉर्म सिविल कोड का नारा ठीक चुनाव से पहले गूंजने का क्या मतलब है? क्या वो मुद्दे से भटकाना चाहते हैं जनता को? देखिए, प्रियंका गांधी उत्तराखंड में आती हैं और यहाँ मनोरंजन करती हैं, चली जाती हैं। उनके पास कोई उत्तराखंड की सोच नहीं है, उनके ना परिवार के पास सोच है, ना उनकी पार्टी के पास सोच है। वो सभी लोग जानते हैं, उत्तराखंड की जनता भी जानती है, देश की जनता भी जाती है। जहाँ जहाँ से कांग्रेस गई कभी दोबारा लौट कर नहीं आई और यहाँ भी नहीं आएगी। हरीश रावत मैदान में है लगातार, वो काफी सीनियर लीडर हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं स्टेट के, उनका मुकाबला आपसे है और आप चूंकि एक जो लीडर है, नौजवान चेहरे हैं, नौजवानों को खासा उम्मीद भी है आपसे, मुकाबला कैसा देख रहे हैं आप कांग्रेस के साथ? अगला सवाल ये भी कि आम आदमी पार्टी ने इसको त्रिकोणीय बना दिया है मैदान में उतर करके, कैसे देख रहे हैं इस पूरी फाइट को और चुनौती अपने लिए? नहीं, कोई फाइट नहीं है। हमने कहा कि अब की बार 60 पार, हम 60 पार जाएंगे
और 60 में बची हुई सभी सीटें जो बची हुई हैं उन पर ये बंटवारा कर लेंगे तो कहाँ मुकाबला है। अच्छा, आज मतदान का दिन है कि आज भी कोई ऐलान करना चाहेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के अलावा? नहीं, आज तो मैं सभी से मतदान की अपील करता हूं कि सभी लोग अपने अपने घरों से निकलें और मतदान करें, अच्छी सरकार बनाएं, मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार बनाएं, राष्ट्र हित में सभी मतदान करें, पहले मतदान करें फिर जलपान करें। वोट डालने कितने बजे निकलेंगे आप, और वोट डालने के लिए जो है पूरा परिवार साथ में जाएगा, अकेले जाएंगे आप? नहीं, माता जी हमेशा साथ में जाती हैं, पत्नी जाएंगी साथ में। ठीक है, तो अब आप पूजा कर सकते हैं। देखिए माता जी यहाँ पर हैं। माता जी, आज शुभकामनाओं में क्या कहेंगे अपने बेटे के लिए आज? हाँ, मैं अपने बेटे को आशीर्वाद दूंगी, दोबारा मुख्यमंत्री बने। बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा विकास कर रहा है उत्तराखंड में, बहुत अच्छा ही है। बताते हैं, सब बोलते हैं यही सरकार होनी चाहिए, भाजपा सरकार आनी चाहिए। सब सहयोग कर रहे हैं हमारे, सबकी सरकार बनाएंगे। एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले, इसका आशीर्वाद दे रही हैं आप? हाँ, जरूर दूंगी। ठीक है, तो ये देखिए जो उनकी माता जी हैं वो अब पूजा करने जा रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी और जो उनकी माता जी हैं वो देखिए दोनों साथ में। आज का दिन चूंकि बहुत महत्वपूर्ण है, वैसे तो पुष्कर सिंह धामी के रूटीन में ये शामिल है कि वो रोज पूजा करते हैं सुबह सो के उठने के बाद, नित्य कर्म के बाद, लेकिन आज पूजा उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से आज मताधिकार का प्रयोग करने वाले उत्तराखंड के लोग चुनने के लिए एक मजबूत सरकार, लिहाजा पुष्कर सिंह धामी की एक कोशिश है विकास के कामकाज, चुनाव प्रचार के बाद पूजा पाठ के जरिए एक बार फिर से उत्तराखंड की जनता उनको चुने। अनामिका, सी न्यूज़ 18 उत्तराखंड खटीमा। सासपुर की बात करें तो 6% मतदान यहां पर अब तक हो चुका है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, एक और जिले की बात करते हैं, रामनगर, जहां पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। 7% मतदान यहां पर भी बीते 2 घंटे में हो चुका है, यह अब तक की तस्वीर है। विकासनगर, यहां पर भी 7% मतदान अब तक हो चुका है। दरअसल पहाड़ में बहुत दुर्गम रास्ते होते हैं, चुनौतियां हैं यहां पर, वोटर्स के सामने की पोलिंग बूथ तक वो पहुंचे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। चमोली की आप तस्वीर देखिए, 3% मतदान यहां पर भी हो चुका है। न्यूज़ 18 भी लगातार अपने दर्शकों से और वोटर से अपील कर रहा है कि लोकतंत्र का महापर्व है, 5 साल में एक बार आपको मौका मिलता है जब आप वोट करते हैं, लिहाजा इस मौके को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। अनुपम का रुख करेंगे जो कि मुरादाबाद से हैं, पवन हमारे साथ सहारनपुर से हैं, विजयवर्धन हमारे साथ पिथौरागढ़ से हैं, किशन जोशी हमारे साथ अल्मोड़ा से हैं। विजयवर्धन में सबसे पहले आपके पास ही आ जाता हूं, अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो बताइए क्या अपडेट, क्या जानकारी वहां से, अब तक कितने फीसदी मतदान हो चुका है और लोगों में कैसा उत्साह दिख रहा है लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर? बातचीत करिए उनसे। तो मैं आपको बताऊं, पिथौरागढ़ की अगर हम बात करें, हालांकि यहाँ पर आज सुबह मौसम का मिजाज काफ़ी बदला हुआ था, आसमान में बादल छाए थे जिस कारण तापमान में भी गिरावट थी। बावजूद उसके सुबह से ही मतदाता लंबी लंबी कतारों पे यहाँ पर नज़र आए। हालांकि शुरुआती 1 घंटे के भीतर कई जगह ईवीएम भी ख़राब हुई, फिर टेक्निकल टीम ने वो प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया और कुछ बूथ ऐसे थे जो काफ़ी डार्क थे, लाइट का वहाँ पर इंतज़ाम नहीं था। बादल होने के कारण जो सीनियर सिटीजन हैं उनको थोड़ी दिक्कतें आई, हालांकि धीरे धीरे प्रशासन ने उन दिक्कतों को दूर किया है। बावजूद इसके जितने बूथ पर अभी हम लोग जा रहे हैं, भारी उत्साह है लोगों में। लोग लोकतंत्र के इस महापर्व में शिरकत कर रहे हैं, युवा हो, सीनियर सिटीजन हो, यहाँ तक कि कई विकलांग भी थे जिन्होंने पहले आवेदन नहीं किया था। हम आपके पास फिर आएंगे और अगली बार कोशिश करिएगा कि उत्साह आप लोगों से बातचीत शिरकत कर रहे हैं। किशन के पास जी जी जी, विजयवर्धन लौटेंगे आपके पास। किशन के पास चलते हैं जो इस समय अल्मोड़ा से हमारे साथ मौजूद हैं। किशन, आप तस्वीरें दिखाइए वहां की और बताइए फिलहाल लेटेस्ट अपडेट क्या है? युवाओं में काफ़ी उत्साह है, कुछ युवा जो पहली बार वोट दे रहे हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं। उसके साथ ही जो है सुबह कोहरा होने के कारण वोट परसेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी 9% के आसपास पूरे जिले का वोट परसेंट है, क्योंकि 1 दर्जन से अधिक ईवीएम मशीनें ऐसी थी जो सुबह जो है 1 घंटे के बाद शुरू हो पाए मतदान 1 दर्जन स्थानों पर, तो उससे थोड़ा सा मतदान प्रतिशत में धीमी गति आई है। इसके अलावा जो है युवाओं में काफ़ी उत्साह है। मुख्य मुकाबला अल्मोड़ा के 6 सीटों में भाजपा और कांग्रेस में ही है, लेकिन द्वाराहाट में जो है मुकाबला किस तरीके का है मुझे तो मुकाबला दिखता ही नहीं। इस समय तो ऐसा चल रहा है, एक तरफा चल रहा है। ये उत्तराखंड के हरिद्वार जैसी पवित्र नगरी पर हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे कहने वालों का पत्ता साफ है। तो इस बार आपके लिए, क्योंकि ये बड़ी ऐसी सीट है, क्योंकि आप लगातार 2 बार तो यहाँ से विधायक रहे हैं और 7वीं बार आप विधायक बनेंगे, तो नाक का सवाल तो है आपकी। नाक तो मेरी बहुत ठीक है, बड़ी उचित है और 10 तारीख को इस जनता के महान आशीर्वाद से वो और लंबी हो जाएगी। सर, एक और सवाल कि चुनाव के लास्ट मोमेंट पर कुछ एक ऑडियो वायरल करने की कोशिश की गई, उस ऑडियो का असर क्या आप कहीं से देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं? कहीं चर्चा भी लोगों ने नहीं किया, उनको पता ऐसा हो ही नहीं सकता।
ये तो कांग्रेस की सोची समझी चाल है। और कितनी बड़ी जीत दर्ज कर रहे हैं बंशीधर भगत? 25,000 से ऊपर की जीत होगी। पिछली जीत आप कह रहे हैं कि आप रिपीट करेंगे, उससे भी बड़ी जीत रिपीट करेंगे? निश्चित रूप से पिछले में 2 बार कांग्रेस और जो बागी कांग्रेस थे उन दोनों को मिला के भी हम 5,000 वोट जीते। और इस बार तो हम बहुत बम्पर। कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? कोई नहीं, किसी प्रकार की नहीं। हम वो कुकुरमुत्तों की तरह चुनाव में आने वाले लोग नहीं हैं। हम तो 12 मासी हैं। 12 मास लोगों के दुख और सुख में उपस्थित रहे हैं और लोगों से संवाद। लेकिन हरीश रावत जी तो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। सपना देखना कोई खराब बात थोड़ी है, मुंगेरी लाल भी तो सपने देखता है। सपना देखना खराब बात नहीं। बंशीधर भगत, आप सुन रही थी, बंशीधर भगत को सुन रही थी आप कि किस तरीके से बंशीधर भगत पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। अगर वो जीतते हैं तो 7वीं बार विधायक बनेंगे और उनके लिए नाक का सवाल भी है, क्योंकि कालाढूंगी उनका एक बहुत मजबूत गढ़ माना जाता है। कालाढूंगी क्योंकि लगातार 2 चुनाव वो जीतते रहे हैं, साल 2022, 12 और 2017। तो ऐसे में उनको ये उम्मीद है कि वो फिर से अपना गढ़ बचाने में सफल रहेंगे। बीजेपी के